ग्रेड जो है था, तो उसकी बात करें तो हमारा जो ग्रेड ए था इसमें 3 चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3। ग्रेड बी था हमारा इनकम टैक्स और ग्रेड सी था हमारा सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जो है ये हमारा 100% कंप्लीट हो चुका हुआ है। ग्रेड 1 to 3 में से चैप्टर 1 भी हो गया, 3 भी हो गया है, 2 भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे, ये भी हमारा डन हो जाएगा। ग्रेड बी से बात करें तो हमारा एक हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बेसिक्स, रिटर्न, असेसमेंट और अपील, ये भी हो गया हुआ है। बस हमारे 4 हेड्स ऑफ इनकम रह गए जो अगले वीकेंड तक ख़त्म हो जाएंगे, तो सिलेबस हमारा जो है फिर वाइंड अप हो जाएगा। इस अटैम्प्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया अगर आप कह सकते हैं जिसमें से 5 नंबर का पेपर आना ही आना है, डैट इज़ चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। सुपर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 2 अटैम्प्ट से वो 6 में सवाल पूछ रहे हैं। इस अटैम्प्ट में अब ये जो है आपके लिए कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें से क्वेश्चन टेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। अब बेसिकली इसमें अगर आप फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स को याद कर लेते हैं तो प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स में आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ करने की ज़रूरत या नीड नहीं पड़ेगी। तो फेडरल प्रोसीजर याद कर लें, आपके प्रोविंशियल जो हैं ऑटोमेटिकली हो जाएंगे और एंड पे हम देख लेंगे कि हमारी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट क्या होती है, उसके बारे में बात कर लेंगे। बेसिकली इसमें हम देखना क्या, इसमें हमने देखना है कि जो हमारे फाइनेंस रिलेटेड मैटर हैं इस मुल्क में वो किस तरह से चल रहे होते हैं, किस तरह से हुकूमत बन रही होती है, किस तरह से वो पास करते हैं बजट, किस तरह से बजट पास होता है, सप्लीमेंट्री किस तरह से पास होता है, एक्स्ट्रा ग्रांट किस तरह से मिलती है, एक्सेस ग्रांट किस तरह से मिल रही होती है। ये सब कुछ हमने क्या करना है यहाँ पर डिस्कस करना है कि हुकूमत के जो माली मामलात हैं वो किस तरह से डील किए जाते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो हमारे पास 2 तरह के गवर्नमेंट्स हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट है और दूसरी हमारे पास कौन सी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। तो पहले देखेंगे फेडरल प्रोसीजर क्या है, उसके बाद हम देखेंगे प्रोविंशियल प्रोसीजर क्या है, उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपने याद रखने हैं। वो क्या है कि जो हमारी स्टेट का हेड है वो कौन होगा, हमेशा प्रेसिडेंट होगा, ये स्टेट का हेड होता है। उसके बाद जो स्टेट के सबसे सुप्रीम पावर्स हैं वो आती हैं पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट का जब भी बात आएगी तो उसका मतलब नेशनल असेंबली और सेनेट होगा। जो स्पीकर है वो नेशनल असेंबली का कस्टोडियन होता है और चेयरमैन जो है वो क्या होता है, सेनेट का चेयर होता है, कस्टोडियन। सेनेट जो है ये हमारा अपर हाउस कहला रहा होता है। उसके अलावा हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन राइज है जिसके मुताबिक क्या किया जाता है, तमाम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं वो गवर्नमेंट के चल रहे होते हैं। एक आइन मौजूद है हमारे मुल्क में जिसके मुताबिक तमाम प्रोसीजर्स हम चला रहे होते हैं। पहले हम बात करते हैं फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स की कि जो वफाकी हुकूमत है उनके माली मामलात की बात करते हैं कि वो क्या और किस तरह चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा वो कहलाएगा फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड और पब्लिक अकाउंट्स क्या होते हैं। पेपर में आ सकता है, पेपर में आया भी हुआ है पास्ट पेपर में कि फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड क्या होता है। बेसिकली ये फ़ंड है जो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया होता है, इसमें सारे पैसे इकट्ठे करते हैं और इसमें से पैसे जो हैं वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब इस फंड्स की कॉम्पोजिशन क्या है, क्या कुछ इसमें शामिल होगा। जो भी रेवेन्यू जो फेडरल गवर्नमेंट रेज़ करेगी वो सारा सारा कहाँ जाएगा, फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड में वो क्रेडिट करते जाएंगे। जो भी फेडरल गवर्नमेंट लोन लेगी लोकल बैंक से, कमर्शियल बैंक से, फॉरेन बैंक से, सारा कहाँ जाएगा, वो FCF में जा रहा होगा। या अगर फेडरल गवर्नमेंट ने लोन दिया हुआ है सूबाई हुकूमतों को, वो उसे लोन की रिपेमेंट करती हैं, वो भी अमाउंट कहाँ जाएगी, FCF का पार्ट बन रही होगी। तो FCF की 3 चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, जो रेवेन्यू सारा फेडरल गवर्नमेंट हासिल करती है वो इसका पार्ट बनती है, जो लोन्स फेडरल गवर्नमेंट लेती है वो इसका पार्ट बनती है, और जो फेडरल गवर्नमेंट को रिपेमेंट्स मिल रही होती हैं वो भी किसका पार्ट बन रही होती हैं, FCF का पार्ट बन रही होती है। इसके अलावा FCF जो एक हमारा बुनियादी अकाउंट है जहाँ तमाम पैसे आते हैं, इसके अलावा एक और अकाउंट बनाती है जिसे हम पब्लिक अकाउंट्स कहते हैं। और पब्लिक अकाउंट्स में कौन कौन से पैसे आते हैं वो इनके अलावा है, मतलब इनके अलावा जो पैसे गवर्नमेंट को मिलते हैं वो कहाँ जाएंगे, पब्लिक अकाउंट में। मतलब जो इन रेवेन्यूज़ के अलावा गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं, गवर्नमेंट केस जीत गई है, गवर्नमेंट को फाइन्स वगैरह मिल रहे हैं, गवर्नमेंट बिजनेसेस कर रही है, वहाँ से पैसे आते हैं। या जो भी अदालतों में
वो देखा होगा आपने, अक्सर ज़मानती मुचलके जमा करवाए जाते हैं, अदालत केस करती है, पैसे रिकवर करती है, वो सारे पैसे भी कहाँ जा रहे होते हैं, पब्लिक अकाउंट्स में जा रहे होते हैं। तो ये हमारी कंपोजिशन जो है वो पब्लिक अकाउंट्स की है, और ये हमारी किसी कंपोजिशन है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की कंपोजिशन है। 5 नंबर का सवाल आएगा, एक्सप्लेन FCF एंड एक्सप्लेन पब्लिक अकाउंट। ये 3 बातें FCF में जाएंगी, ये 2 बातें जो हैं किस में जा रही होंगी, पब्लिक अकाउंट्स में जा रही होंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है कस्टडी ऑफ FCF एंड पब्लिक अकाउंट, कि FCF का कस्टोडियन कौन है, किसके पास पैसा होगा, कौन इसका रखवाला होगा, वो हमने देखना, और पब्लिक अकाउंट किसके पास होगा। रिमेंबर, जो भी कस्टडी FCF की है, मतलब कौन इसमें से पेमेंट विड्रॉ करेगा, कौन इसमें पैसे जमा करवाएगा, और जो पब्लिक अकाउंट्स की जो है कौन पैसे जमा करवाएगा, कौन विड्रॉ करवाएगा, या तमाम जिससे मैटर्स हैं वो कौन रेगुलेट कर रहा होगा। पार्लियामेंट जो है वो रेगुलेट कर रही होगी। पार्लियामेंट जो है बिल पास करती है, पार्लियामेंट जो है फाइनेंस एक्ट लेके आती है, पार्लियामेंट की कवानीन के मुताबिक क्या किया जाता है, इन तमाम फंड से रेगुलेशन की जाती है, कितने पैसे निकालने हैं, कितने खर्च करने हैं, कितने पैसे आएंगे, वो कौन सारा मैनेज कर रहा होगा, पार्लियामेंट जो है वो मैनेज कर रही होगी। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है उसके पास भी पावर्स हैं, वो क्या कर सकता है, वो इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट करवा सकता है। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास आती है एनुअल बजट स्टेटमेंट, ABS। ये क्या होता है? ABS इज़ बेसिकली गवर्नमेंट ने अपना हर साल क्या करना होता है, बजट अप्रूव करवाना होता है। तो बजट अप्रूव करवाने से पहले वो क्या करती है, अपने सेट एस्टिमेटेड जो उसने अंदाज़े लगाए होते हैं कि इतने हमारे खर्चे होंगे, इतने हमारे रेवेन्यूज़ होंगे, वो एक प्रॉपर क्या कर देती है, वो बैलेंस शीट की फॉर्म में प्रेजेंट करती है जाकर नेशनल असेंबली में। फिर नेशनल असेंबली है उसको देखती है, हर डिपार्टमेंट को देखती है किस तो कितने चाहिए पैसे, उसके हिसाब से क्या किया जाता है, एलोकेट किया जाता है। अब ABS क्या होता है? इन ईच फाइनेंशियल ईयर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल असेंबली के सामने क्या करती है, जो उसकी एस्टिमेटेड रिसीट्स हैं, जो उसको पैसे मिलने हैं वो, और जो उसके एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं वो क्या करती है, सबमिट करवा देती है कि जी ये मेरे खर्चे हैं, ये सब कुछ मुझे पैसे मिलने हैं, ये सारे मेरे खर्चे होंगे। वो हमने यहाँ पे वो एक स्टेटमेंट है, एक बैलेंस शीट है, जो क्या करती है, नेशनल असेंबली के सामने प्रेजेंट कर रही होती है। इसे हम क्या कहते हैं, ABS कह रहे होते हैं। ABS में क्या कुछ होता है, बेसिकली ABS में जो भी अमाउंट जो है, जो उनको FCF से चाहिए अपने खर्चे पूरे करने के लिए, वो अमाउंट लिखा होता है, या कोई भी और एक्सपेंसेस जो पूरे करने हैं लेकिन जो FCF से नहीं होंगे, दूसरे किसी सोर्स से पूरे होंगे, वो भी क्या किए जाते हैं, डिमांड की जाते हैं कितने पैसे हमें FCF से दे दें, इतने पैसे जो हैं वो आप हमें बाकी सोर्सेज से दे दें। तो ये हमारी क्या होती है, ABS कहला रही होती है। एनुअल बजट स्टेटमेंट जो है वो कंसिडर हो रही होती है। उसके बाद ये एक फेमस क्वेश्चन है कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो FCF से चार्ज हो रहे होंगे, कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो हम FCF से पे कर रहे होंगे। रिमेंबर, ये 3 तरह के एक्सपेंसेस हैं जो हम FCF से पे कर रहे होंगे। कौन कौन से हैं कि जो रेम्यूनरेशन है, तनख्वाहें ऑफ प्रेसिडेंट एंड हिज ऑफिसेस, जो उसका पूरा ऑफिस है, उसके जितना भी अमला है, प्रेसिडेंट हो गया पाकिस्तान का, उसके ऑफिस की तनख्वाह वगैरह सारी हम यहाँ से निकालते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए हैं उनकी सैलरीज़ वगैरह, उनके तमाम जो रेम्यूनरेशन है यहाँ से निकाली जाती है। हाई कोर्ट के जजेस की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट हो गया, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली हो गया, और जो ऑडिटर जनरल है। इन 5 लोगों की जो रेम्यूनरेशन है, 6 लोगों की, प्रेसिडेंट की और इन 5 लोगों की, वो कहाँ से हम निकालते हैं, FCF से निकालते हैं, वहाँ से पे कर रहे होते हैं। उसके अलावा इन लोगों के दफातर हैं, ये जो ऊपर नाम दिए गए हैं, जो इनके दफातर हैं, मतलब प्रेसिडेंशियल हाउस हो गया उसके तमाम खर्चे, सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद के तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, जो डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिटर जनरल है उसके तमाम अखराजात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के तमाम खर्चे हो गए, और जो सेनेट के और नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट है, इनके जो तमाम खर्चे होते हैं वो भी हम कहाँ से पे कर रहे होते हैं, FCF से पे कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट के डेट चार्जेस होते हैं, जो गवर्नमेंट ने सूद के दायरे में पेमेंट करनी होती है, इंटरेस्ट हो गया, सिंकिंग फंड हो गया, रीपेमेंट ऑफ अमोर्टाइजेशन होगी, या कोई भी खर्चे लोन रेज करने के लिए, या जो डेट के ऊपर सर्विसेज या रिडेम्पशन खर्चे वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के, मतलब जो कर्ज़े के ऊपर पैसा पे करना होता है, सूद वगैरह या उससे तमाम रिलेटेड मैटर, वो भी कहाँ से पे किया जाएगा, FCF से पे किया जाएगा। या उसके अलावा अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर कोई केस हो जाए और हमारी गवर्नमेंट हार जाती है, उसकी पेमेंट भी कहाँ से जाएगी, FCF से जा रही है। जैसे रिसेंट कुछ साल पहले हमारी गवर्नमेंट लंदन में केस हार के आई है, 2-3 बैक टू बैक जिन्होंने केस हारे हैं फ्लैटों वाले, तो सारी पेमेंट हमारी गवर्नमेंट ने कहाँ से की है, FCF से पेमेंट की है, जाकर UK गवर्नमेंट को हम केस हार गए हैं। या कोई भी अमाउंट जो पार्लियामेंट या एक्ट ऑफ कैदे कॉन्स्टिट्यूशन के आपने FCF से पे करनी है, तो वो कहाँ से पे की जाएगी, FCF से पे की जा रही होगी। इसको पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में, पास पेपर में आपको 2 दफ़ा ये मिला होगा।
उसके बाद है जो ABS है, ABS से उसके बाद है कि एनुअल ABS के प्रोसीजर्स क्या हैं वो हमने देखने हैं। रिमेंबर जो फेडरल गवर्नमेंट है वो क्या करेगा, वो अपना ABS बनाएगा, प्रिपेयर करेगा कि जी इस लिखा हुआ है कि ये हमें एक्सपेंडिचर्स हैं जो हमने इस साल में इनकर करने हैं पूरे साल में, वो उसको प्रिपेयर करेगा और हर साल क्या किया जाएगा, नेशनल असेंबली में उसको प्रेजेंट किया जाएगा। और जो भी उनको अखराजात चाहिए FCF से वो क्या होंगे, डिस्कस होगा नेशनल असेंबली में कि ये हमें चाहिए, ये तनख्वाहें हैं जजेस की। से अभी सुना होगा आपने रिसेंट इवेंट जजेस की तनख्वाह के ऊपर बहस हो रही थी कि जी तनख्वाह इतनी करनी है। क्यों बहस हो रही थी? बिकॉज वो तनख्वाह कहाँ से निकलनी थी, FCF से निकलनी थी। अब इसके ऊपर बहस होगी, डिस्कशन होगी, बट वोटिंग रिक्वायर नहीं होती। उसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस हैं ABS में वो क्या किए जाएंगे, नेशनल असेंबली में प्रेजेंट किए जाएंगे और उनको डिमांड फॉर ग्रांट के तौर पे माना जाएगा कि जी ये एक्सपेंसेस हैं, ये हमें पूरे करने हैं, हम डिमांड करें हमें ग्रांट दी जाए हुकूमत से। अब असेंबली जो है वो ग्रांट से एग्री भी हो सकती है, वो डिसएग्री भी हो सकती है, वो उसको रिड्यूस भी करवा सकती है, वो उसको इंक्रीज़ भी करवा सकती है। आपने कहा जी मुझे चाहिए सर्विसेज के लिए इतने अरब रुपए, वो कह नहीं हम इतने नहीं देंगे, वो इनकार भी कर सकते हैं, वो कम भी कर सकते हैं। तो ये असेंबली के पास पावर है। और जो डिमांड फॉर ग्रांट है वो उसी वक्त दी जाएगी जब फेडरल गवर्नमेंट आएगी, मतलब फेडरल गवर्नमेंट जो हमारा वफाकी वज़ीर होगा वो आएगा, वो डिमांड करेगा जी हमें इस सेक्टर के लिए इतने पैसे चाहिए, फिर ये असेंबली बहस करेगी, फिर अप्रूवल होंगे, उसके अलावा अप्रूवल नहीं हो रही होती। उसके अलावा जब सारी ये वोटिंग वगैरह हो जाती है, जब असेंबली से अप्रूवल आ जाती है, फिर जो भी एक्सपेंडिचर से ABS के उसकी क्या करनी होती है, हमें ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है, अप्रूवल चाहिए होती है। जब असेंबली ने अप्रूवल दे दी, जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करेगा, वो साइन करेगा स्केड्यूल को जिसमें लिखा होगा, मतलब आ गया वोटिंग हो के सारे रिकमेंडेशंस आ गई हैं, अब वो आ जाएगी PM के पास। तो PM क्या करेगा, जो भी ग्रांट्स नेशनल असेंबली ने मेड की हैं उसके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर है थे FCF के, जो लिमिट्स थी वो सारे देखेगा, और जो भी एक्सपेंडिचर्स इसके अलावा चार्ज होने हैं जो आपने नेशनल असेंबली के ऊपर डिस्कस किए थे उसके पास आ जाएगा। वो क्या करेगा, डिस्कस करने के बाद असेंबली से अप्रूवल देने के बाद साइन करेगा और उसे क्या कर देगा, ऑथराइज़ कर देगा। जैसे ऑथराइज़ करेगा तो इसका मतलब अब जो है हुकूमत इन डिपार्टमेंट के लिए फ़ंड्स जो है वो यूटिलाइज़ करवा सकती है, गवर्नमेंट जो है फिर वो फ़ंड रिलीज़ कर देगी। कौन करेगा, हमेशा प्राइम मिनिस्टर जो है वो साइन करेगा, जिसमें तमाम मैटर्स लिखे होंगे कि हमने इतने ग्रांट ली है, इतने FCF से चार्ज किए हैं, ये वो खर्चे हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए थे बट मेरे पास अख्तियार है, मैं आपको दे रहा होता हूँ। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ से कर रहा होगा। उसके बाद है सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट, कि आप साल के शुरू में गए, आपने बजट दिया, आपको ये चीज़ें चाहिए थी, साल में ना कहानी सूरत हाल हो गई हैं, ज़ल्ज़ला आ गया, सैलाब आ गया, अब आपको एमरजेंसी में क्या चाहिए, पैसे चाहिए, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट ले सकते हैं, एक्सेस ग्रांट भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अचानक कि इलेक्शन अनाउंस हो जाए, अब इलेक्शन के लिए चाहिए पैसे, तो क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री ग्रांट या एक्सेस ग्रांट ले रहे होंगे। जैसे आपने सुना होगा आपने अक्सर कि एक आता है बजट, उसके बाद दोबारा आता है बजट जिसे हम कहते हैं मिनी बजट। वो क्या होता है कि आप सप्लीमेंट्री ग्रांट या एक्सेस ग्रांट की डिमांड कर रहे होते हैं, जो आपके इनिशियल एस्टिमेट्स होते हैं वो ठीक नहीं होते। तो रिमेंबर, अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उन्हें लगे पता कि हमने किसी भी सर्विस के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए जो फंड्स जो हैं जो अप्रोप्रिएट करवाए थे, जो रखे थे, वो अप्रोप्रिएट नहीं थे, वो कम थे, या हमारी जो खर्चे हैं एक्चुअली वो ज़्यादा हो गए, इतने रिकमेंडेड नहीं थे, तो वो क्या करेंगे, वो एक्सेस ग्रांट या सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो डिमांड कर सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्या करेगी, ऑन द डिमांड वो FCF से वो अमाउंट जो है वो चार्ज करवा सकती है। इसके लिए क्या करेगी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट या एक्सेस पे स्टेटमेंट जो है जिसमें जो जो अमाउंट्स लिखी होंगी वो असेंबली में प्रेजेंट करेगी, और असेंबली वो तमाम प्रोविजन भी पढ़ के आए हैं, डिस्कस करेगी, वोटिंग डिस्कस करेगी, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, उसके ऊपर क्या करेंगे वो फिर अप्रूव कर रहे होंगे। तो सप्लीमेंट्री बजट जो है वो हमारा इस तरह से अप्रूव हो रहा होता है। उसके बाद है वोट्स ऑन अकाउंट और पावर टू ऑथराइज एक्सपेंडिचर व्हेन असेंबली स्टैंड डिज़ोल्व। ये रीड ओनली, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अभी तक FCF सिर्फ याद करना है, FCF की कंपोजिशन, FCF के एक्सपेंडिचर्स कौन से होंगे, और पब्लिक अकाउंट जो है वो, ये तीन चीज़ें जो हैं आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं वो आपकी रीड ओनली हैं। अब वोट्स ऑफ अकाउंट की बात करें कि नेशनल असेंबली के पास पावर है कि वो किसी भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को एडवांस में ही क्या कर सकती है, अप्रूव कर सकती है विदाउट गोइंग द प्रोसीजर। अभी ये प्रॉपर प्रोसीजर है, खर्चा आएगा, डिस्कस होगी, वो उसके अलावा ही क्या कर सकते हैं, एडवांस में ही उसको अप्रूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी गवर्नमेंट जा रही है, ख़त्म है, गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, इलेक्शन होने हैं,
तो एडवांस में क्या कर गए थे वो, जब बजट आया था इलेक्शन के तमाम पैसे जो जितने भी होने थे वो अप्रूव करके चले गए थे। उसके लिए क्या होता है, नेशनल असेंबली जो है वो किसी भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर की ग्रांट जो है वो एडवांस में ही अप्रूव कर सकती है। बट रिमेंबर, वो जो ग्रांट है वो मैक्सिमम 4 महीने के लिए होगी। ये ना हो कि आप जून में बैठ के अगले साल की मार्च की ग्रांट करें, नहीं, आप जून में बैठ के मैक्सिमम जो अगले 4 महीने में ख़र्चा हो रहा होगा, जी हाँ, जो एक्सपेक्टेड हो सकता है, उसके क्या करेंगे, ग्रांट जो है वो अप्रूव करेंगे। और जो भी ऑथेंटिकेशन होगी एक्सपेंडिचर की, अगर वो पेंडिंग है, अगर वो असेंबली में अभी तक नहीं आपने प्रेजेंट की, तो उसी केस में क्या होगा, आप उसकी वोटिंग करवा के डिमांड ले सकते हैं। अगर आपने असेंबली में प्रेजेंट कर दी है, फिर जो डिस्कस होगा उन्होंने हाँ या ना का आप कर लेंगे। बट आपने अभी तक अगर डिमांड नहीं दी, पेंडिंग है, असेंबली में फिर डिस्कशन ही नहीं हुई, तो आप क्या कर सकते हैं, एडवांस में उसको अप्रूव करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी असेंबली डिज़ोल्व हो जाए, जैसे आज आपकी असेंबली डिज़ोल्व हो जाएगी अब, तो फिर कौन करेगा, मुल्क तो बंद नहीं होगा कि मुल्क हमारा बंद हो जाएगा, चलेगा मुल्क। अब वो किस तरह चलेगा, किस तरह से हमारे फाइनेंस मैटर चलेंगे, वो ये है कि अगर नेशनल असेंबली डिज़ोल्व हो जाए तो फेडरल गवर्नमेंट जो भी बैठी हुई है ये क्या करेगी, ये एक्सपेंडिचर जो FCF से जितने भी हमने करने हैं वो ऑथोराइज़ करवा के जाएगी 4 महीने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर अगस्त के महीने में ये डिज़ोल्व हो रही है तो 4 महीने के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीने के जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या करवा के जाएगी, ये गवर्नमेंट ऑथोराइज़ करवा के जा रही होगी। ठीक है, स्केड्यूल गया होगा PM के पास, वो पेंडिंग होगा, वो क्या करेगा, अगले 4 माह के एक्सपेंसेस ऑथराइज़ करवा के फिर ही क्या करेगा, असेंबली जो है वो डिज़ोल्व कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद सेक्रेटेरिएट्स हैं हमारे पास, मतलब शूरा जिसे कहते हैं, हर हाउस का नेशनल असेंबली का अलग सेक्रेटेरिएट है, ये भी रीड ऑनली याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो नेशनल असेंबली है उसका अलग सेक्रेटेरिएट है, उनके अपने डिपार्टमेंट्स हैं, अपना स्टाफ है, उनका अपना रिक्रूटमेंट सेंटर है, वो अपने रूल्स के मुताबिक क्या कर रहे होते हैं, अपनी तमाम लोगों को हायर कर रहे हैं, अपना स्टाफ चला रहे हैं, अपना हाउस चला रहे होते हैं, इनके अपने रिस्पेक्टिव रूल्स होते हैं, इसको सिर्फ आपने रीड करने। उसके बाद फाइनेंस कमेटी जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आता है इसकी कंपोजिशन एक्चुअल में आती है कि फाइनेंस कमेटी के मेंबर कौन कौन होगा। अब फाइनेंस कमेटी क्या है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी फॉर्म अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ईच हाउस। हर हाउस जो है, नेशनल असेंबली हो गई या सेनेट हो गया, ये क्या करेंगे, अपनी फाइनेंस कमेटी बनाएंगे। और ये जो फाइनेंस कमेटी जो है वो फिर जो इनके रूल्स होंगे फाइनेंस कमेटी के, जो असेंबली के या सेनेट के, उसके मुताबिक क्या कर रहे होंगे, उसको चला रहे होंगे। अब इस फाइनेंस कमेटी की डोमेन क्या है कि नेशनल असेंबली को और सेनेट को जो भी फाइनेंशियल मैटर्स होगी उसकी एडवाइस जो है वो क्या करेंगे, मेड ऑन कर रहे होंगे। 2 फाइनेंस कमेटीज़ जो हैं वो हमारी फॉर्म होती हैं। एक फाइनेंस कमेटी होती है नेशनल असेंबली के लिए अंडर नेशनल फाइनेंस कमेटी एक्ट रूल्स, और दूसरी फाइनेंस कमेटी जो है वो होती है सेनेट के लिए अंडर सेनेट फाइनेंस कमेटी रूल्स। 2 कमेटियाँ अपने अपने हाउस की बना के बैठे होते हैं, और कमेटी के मेंबर कौन होते हैं, स्पीकर होगा या चेयरमैन होगा अपने रिस्पेक्टिव हाउस का, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होगा, या जो बाकी मेंबर्स जो हैं, ये 2 तो कंफर्म है, ये 2 तो होंगे ही होंगे। बाकी जो मेंबर्स हैं वो भी क्या होंगे, जो भी आप जो चेयरमैन है या जो भी स्पीकर है जो अपॉइंट करेगा वो भी किसके पास मेंबर बन जाएंगे, इस कमेटी के मेंबर बन जाएंगे। फिर ये हाउस को क्या कर रहे होंगे, चला रहे होंगे तमाम मैटर्स पे जो इनको चाहिए होगी रिकमेंडेशन, ये उस पर क्या कर रहे होंगे, गाइडेंस दे रहे होंगे। उसके बाद है हमारे पास प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर। जो हमने फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर पढ़े हैं वही हमारे प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, फेडरेशन में जहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है प्रेसिडेंट का, वहाँ पे हम किसका वर्ड इस्तेमाल करेंगे, गवर्नर का। जहाँ पे फेडरल में वर्ड इस्तेमाल हुआ है प्राइम मिनिस्टर का, यहाँ पे किसका वर्ड इस्तेमाल होगा, CM का। वहाँ पे था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे क्या होगा, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट होगा। बस ये डिफरेंस होगा और इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं, तमाम प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ सकते हैं, अब PCF में प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड में क्या आ रहा होगा, जो तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रेवेन्यू रेज़ किया है वो इसका पार्ट बनेगा, जो तमाम लोन्स उसने रेज़ किए हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वो इसका पार्ट बनेगा, जो रिपेमेंट्स वगैरह इनको रिसीव हुई हैं वो इसका पार्ट बनेगा। तो यही था फेडरल के लिए। तो फेडरल गवर्नमेंट को अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, PCF बन जाएगा। फेडरल लगा देंगे तो हमारा क्या बनेगा, FCF बन रहा होगा। एंड सेम गोज़ विद द पब्लिक अकाउंट, सेम है, इसमें कोई डिफरेंस वगैरह नहीं है। तो ये ज़रा आप लोगों ने पढ़ना है, बिकॉज इसमें डिफरेंस वगैरह कोई भी नहीं है। इसका अगर आप देखें, जो इसके एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन PCF है, जो होगा गवर्नर, उसके ऑफिस की सैलरीज वगैरह,
हाई कोर्ट के जज की, स्पीकर डिप्टी स्पीकर की सैलरी होगी, सेक्रेटरीज के होंगे, तो सारा कुछ वही है जो सूबाई लेवल पे हो रहा है, वो हम कहाँ से चार्ज कर रहे होंगे, PCF से चार्ज कर रहे होंगे। तो ये चीज़ लिटरली वही है जो हमने किसकी पढ़ी है, फेडरल गवर्नमेंट की पढ़ी है। अब इसको याद करने के लिए ये टेबल जो है ना, इस टेबल को अगर आप देख लें तो आपका ये जो है हो जाएगा कि जी PCF में और FCF में क्या डिफरेंस है, आपका ये डिफरेंस आपको चल देगा। बताइए टेबल बस आपने याद रख लेना है कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। कि जो हमारे पास फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स हैं और प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर हैं, इसमें फ़ंड FCF होगा, उसमें क्या कहलाएगा, PCF कहला रहा होगा। पब्लिक अकाउंट्स में कोई चेंज नहीं है, दोनों के सेम है। उसके अलावा कोर्ट्स, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ पे हमारे पास प्रोविंशियल कोर्ट होंगे, ये लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट हो गया। अथॉरिटी यहाँ पे पार्लियामेंट की है, वहाँ किसकी होगी, प्रोविंशियल असेंबली की होगी। यहाँ पे असेंबली नेशनल असेंबली है, वहाँ पे कौन सी होगी, प्रोविंशियल असेंबली होगी। यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है, वहाँ पे कौन है, गवर्नर होगा। यहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव PM है, वहाँ पे कौन होगा, CM होगा। ABS में कोई चेंज नहीं है, सेम है। सप्लीमेंट्री जो हमने पढ़ा प्रोसेस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अप्रूवल एक्सपेंडिचर एडवांस, इसमें 4 मंथ्स के लिए होता है, इसमें कितने मंथ्स के लिए होगा, 3 मंथ्स के लिए होगा। अप्रूवल व्हेन असेंबली इज़ डिसॉल्व, तो 4 मंथ के लिए है, उसमें कितने मंथ का होगा, 3 मंथ का होगा। तो बेसिकली बस यहाँ पर डिफरेंस है एंड पे जाके महीनों का। फेडरल में, फेडरेशन में 4 महीने हैं, वहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 महीने हो जाएंगे, बाकी सारा कुछ सेम है। अगर आपको फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर में बेसिकली आपने FCF याद करना है मेन जो है, उसमें से एक्सपेंडिचर कौन से चार्ज होंगे, अगर वो याद कर लेते तो आपका PCF जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ये टेबल अगर बना हुआ तो बना लें, वरना फिर हम आगे चलते हैं। टेबल बना हुआ है, उस टेबल को ड्रॉ कर लें ताकि आपको डिफरेंस याद करते हुए कोई मसला ना आए कि PCF में क्या डिफरेंस है और FCF में क्या डिफरेंस है। इधर 4 आएगा, वो 4 रिमूव हो गया, 4 मंथ आएगा। तस्वीर ले लें, बाद में नोट कर लीजिएगा। एक आधा तस्वीर ले ग्रुप में शेयर कर दे, बाद में नोट करते रहिएगा सुकून से। चलें आगे। उसके बाद है NFC है हमारी नेशनल फाइनेंस कमीशन। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये ज़रा रीसेंट इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाएगा। NFC क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, कौन कौन NFC का मेंबर होगा, वो हमने देखना है। रिमेंबर, जब भी हुकूमत फॉर्म हो जाती है, जब भी हुकूमत बन जाती है, हुकूमत बनने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर क्या किया जाता है, NFC को फॉर्म किया जाता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन को। और इसका मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है, 5 साल तक का होता है। 5 साल तक ये कमीशन जो है वो काम करेगा। अक्सर सुना खबरों में आपने कौमी मालियाती कमीशन का क़याम, प्राइम मिनिस्टर ने कौमी मालियाती कमीशन का इजलास तलब कर लिया। वो कौन होगा, वो नेशनल फाइनेंस कमीशन की बात हो रही होती है। अब नेशनल फाइनेंस कमीशन की बेसिकली ड्यूटी क्या होती है कि इसने रिकमेंडेशंस देनी है प्रेसिडेंट को किन मैटर्स के ऊपर, कि सूबों के दरमियान और फेडरेशन के दरमियान जो टैक्सेस के मामलात हैं वो किस तरह से चलेंगे, उसके बारे में बताना है। बिकॉज अब टैक्सेस जो कलेक्ट कौन दे रहा है, सूबे दे रहे हैं, जा किसके पास रहा है, वफाक के पास। अब कराची वाले कहते हैं पोर्ट हमारे पास है, लेकिन कस्टम टैक्स फेडरल गवर्नमेंट के, तो टैक्सेस के मामला क्या होंगे, किसका कितना शेयर है, किसको कितने पैसे देने, सारा कुछ हम कहाँ कर रहे होंगे, यहाँ पे डिस्कस हो रहा होता है। फिर फेडरल गवर्नमेंट की बोरिंग पावर क्या है, फेडरल गवर्नमेंट कितना कर्जा ले सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कितना कर्जा ले सकती है, वो कुछ यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा जो भी सूबों के मसाइल वगैरह
होंगे मालियाती किस्म के, वो सारे कहाँ किए जाएंगे, यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। जैसे कहेंगे जी हम गैस देते हैं, हमें इतने चाहिए पैसे, गैस का रेट बढ़ गया, हम बिजली दे रहे हैं, हमें इतने चाहिए पैसे, हम आपको इतना पे करेंगे। तो तमाम मैटर जो हैं वो कहाँ पे डिस्कस हो रहे होंगे, NFC में डिस्कस होंगे। वो डिस्कस करने के बाद उसकी रिकमेंडेशन कहाँ जाएंगी, सदर के पास। फिर सदर क्या करेगा, उसको अप्रूव करेगा और वो खर्चे वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो ये होता है हमारा NFC। अब NFC में रिमेंबर जो टैक्सेस वगैरह के मामलात हो रहे होते हैं, ये वो टैक्सेस हैं जो पार्लियामेंट कलेक्ट कर रही होती है, जिसमें आपके इनकम टैक्स के टैक्सेस हैं वो आ जाते हैं, कॉरपोरेशन टैक्सेस जो हैं वो आ रहे हैं कि जी आपने इनकम टैक्स कलेक्ट किया है, कंपनीज के ऊपर टैक्स कलेक्ट किया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो सेल्स टैक्स होता है इंपोर्ट के ऊपर है, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर FAD है, उसके मामला हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं। आप कॉटन वगैरह पर ड्यूटीज़ लगाइए उनके एक्सपोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह है सारे यहाँ पे डील होते हैं। जो कोई भी ड्यूटीज़, कोई भी टैक्सेस वगैरह जो हुकूमत ने लगाई हुई है और सूबे वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं या हुकूमत कलेक्ट कर रही है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के तमाम मैटर्स जो हैं वो कहाँ होंगे, डिस्कस हो रहे होंगे। अब सेल्स टैक्स जो है पंजाब में हो रहा है, पेमेंट करनी हमने वफाकी हुकूमत को है। सर्विसेज टैक्स जो है पंजाब वालों का है, लेकिन वफाकी हुकूमत अगर ले रही तो इन्होंने इसको पेमेंट करनी होगी। कराची वालों के पास पोर्ट है, कस्टम वहाँ से आती है, तो कस्टम जाती है फेडरल गवर्नमेंट को है। FAD जो है जहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं वो गवर्नमेंट का काम है। तो ये तमाम टैक्स के मैटर जो हैं वो कहाँ किए जाएंगे, यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे होते हैं। किसका कितना शेयर है, किसको कितने पैसे हमने देने हैं। तो ये जब सारा कुछ डिसाइड होता है, हर एक का शेयर डिसाइड होने के बाद फिर फैसला किया जाता है कि किसने कितने पैसे देने हैं। सूबों का शेयर डिसाइड होता है, जी वफाक ने इस सूबे को इतने पैसे देने हैं, इस सूबे को इतने पैसे देने हैं, इस सूबे को इतने पैसे देने हैं। रिमेंबर, जो भी शेयर डिसाइड होगा NFC का वो पिछली दफ़ा के शेयर से कम नहीं होगा। अगर पिछली दफ़ा सिंध को 1000 अरब दिया है तो अगली दफ़ा या तो उतने पैसे देंगे या उससे ज़्यादा देंगे, उससे कम नहीं दे सकते। ये नहीं है कि आप इस साल दे दें सिंध को 1000, नेक्स्ट दे दें इनको ईयर 900, ऐसा नहीं हो सकता। अगर नेक्स्ट ईयर नहीं देने तो 1000 ही देंगे, 1000 से कम नहीं दे पाएंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके अलावा जो फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर होगा और जो प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो इसकी तमाम इम्प्लीमेंटेशन को लुक आफ्टर करेंगे और हर 6 महीने बाद जाके क्या होता है, ये बाई एनुअली हर 6 महीने बाद जो रिपोर्ट्स हैं वो देंगे कि जी इस तरह से हमारे फाइनेंस के मैटर्स जो हैं चल रहे हैं, पैसे मिले हैं नहीं मिले, डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं नहीं हुए, सारी रिपोर्ट्स जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर दे रहे होंगे। उसके अलावा जैसे ही सदर पाकिस्तान को रिकमेंडेशन मिल जाएगी NFC की, वो क्या करेगा, ऑर्डर पास कर देगा और उस ऑर्डर पे लिखा होगा कि इसने इसके इतने पैसे देने हैं, इसके इतने पैसे देने हैं। ये तमाम वसूलियों के ऑर्डर जो हैं वो रिकमेंडेशंस मिलने के बाद ही क्या करेगा वो बता देगा, क्योंकि जो इसमें से पेमेंट्स वगैरह कर देनी है, जो इसके पैसे मिलने हैं वो FCF का पार्ट नहीं बन रहे होते। हम पढ़ के आए हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में क्या चीज़ जाएगी, ये जो पैसे हैं ये FCF का पार्ट नहीं बन रहे होंगे। इसके अलावा कभी भी ये ऑर्डर पास करने से पहले प्रेसिडेंट जो है वो उस ऑर्डर में अमेंडमेंट्स भी कर सकता है, मॉडिफिकेशन भी कर सकता है, चेंजेस भी कर सकता है। अगर उसको लग रहा है कोई अमेंडमेंट नेसेसरी वगैरह है तो वो उन ऑर्डर्स में तब्दीली वगैरह भी लेके आ सकता है। फिर प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर पास करके सूबों को ग्रांट इन एड या जो भी ग्रांट वगैरह चाहिए वो भी दे सकता है। इवन FCF से भी जो ग्रांट रिक्वायर होती है वो प्रेसिडेंट जो है उसका ऑर्डर पास कर सकता है। NFC की सिर्फ कंपोजिशन कि कौन कौन इसका मेंबर होगा वो, और NFC मैटर कौन सा डिस्कस कर रही होगी वो, कि तमाम जो रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके मैटर्स हैं, ये सिर्फ आपने याद कर रहे हैं। पूरे NFC आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है नेचुरल गैस और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इसको सिर्फ आपने रीड करना है। देखें, अब नेचुरल गैस और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ये सूबों के पास है, वफाक के पास तो नहीं है, लेकिन वफाक के पास नहीं है, लेकिन टैक्सेस कौन ले रही है, वफाक ले रही है। सूबे अब कुआं कहीं और मौजूद है, डैम किसी और सूबे में मौजूद है, तो उसकी टैक्सेशन किस तरह चलेगी उसको सिर्फ हमने यहाँ पे देखना है। रिमेंबर कि जो भी फेडरल ड्यूटी है या जो भी एक्साइज ड्यूटी है जो नेचुरल गैस के ऊपर लगा रहे हैं उनके कुओं के ऊपर जहाँ पे वेल हेड वगैरह हैं, वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी वगैरह कौन कलेक्ट करेगा, फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही होगी। जो उनके ऊपर रॉयल्टी वगैरह है वो भी कौन कलेक्ट करेगी, फेडरल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी, बिकॉज इस फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट बनते हैं। लेकिन जो इनको आप ड्यूटी वगैरह ले रहे हैं, जो इनकी रॉयल्टी वगैरह ले रहे हैं, ये कभी भी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट नहीं बनेगा। ये इनसे लेके जो रॉयल्टी ली है, जो FAD वगैरह ली है, बाद में वापस सूबों को उसके शेयर के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट फेडरल गवर्नमेंट कर देती है, इसको FCF का पार्ट नहीं बनाती।
उसके अलावा जो नेट प्रोसीड्स होती हैं इन कुओं से, इन ऑयल हेड से, ये भी फेडरल गवर्नमेंट जो है कलेक्ट तो कर लेती है, लेकिन इसको भी FCF का पार्ट नहीं बनाती। जो पैसे इनसे कलेक्ट किए हैं वापस क्या कर दिए जाते हैं, सूबों को गवर्नमेंट दे देती है। और जो नेट प्रॉफिट्स फेडरल गवर्नमेंट ने अर्न किया होता है थ्रू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या थ्रू इस्टेब्लिशमेंट वगैरह, वो भी क्या होता है, वो भी इनको वापस कर दिया जाता है जहाँ पे ये डैम्स वगैरह मौजूद हैं। अब डैम है, अब डैम चला रहे हैं, बाबड़ा एक कंपनी है, जो बाबड़ा ने वहाँ से प्रॉफिट वगैरह निकाला है, जो साल का प्रॉफिट वगैरह होगा वो भी कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जिस सूबे का जितना शेयर बनता है उसको डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट कर देती है। For the purpose of this clause, net profit shall be computed by deducting from the revenues acquiring from the bulk supply of power bar। मतलब जिस तरह हम प्रॉफिट निकालते हैं रेवेन्यू में तमाम कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह लेस करवाते हैं, वो कॉस्ट वगैरह लेस करवाने के बाद जो भी उसके इंटरेस्ट ड्यूटीज टैक्सेस हैं फिर नेट प्रॉफिट निकाला जाता है और वो गवर्नमेंट क्या होती है लेके जा रही होती है। तो ये रीड ओनली है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा रिमेंबर, अगर कोई भी आपने ऐसा बिल पास करना है नेशनल असेंबली ने जिसमें सूबों की पावर्स जो हैं वो रिड्यूस हो रही हैं, तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल जो है रिक्वायर होगी प्रेसिडेंट की। फॉर एग्जांपल आपको पता है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर वफाकी हुकूमत टैक्स नहीं लगाती। अगर वो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाना चाहती है, अब इससे सूबों के हकूक़ जो हैं मुतासिर होंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें सबसे पहले लेनी पड़ेगी अप्रूवल प्रेसिडेंट की। अगर वो अप्रूवल देगा फिर ही आप वो लॉ पास कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वो लॉ वगैरह पास नहीं कर सकते। सिमिलरली जो प्रोफेशंस वगैरह होते हैं उसके ऊपर टैक्स भी जो है वो कौन लगाता है, सूबे लगा रहे होते हैं, वफाकी हुकूमत नहीं लगा रही होती। अगर वफाकी हुकूमत को टैक्स लगाना चाहेंगी भी तो मैक्सिमम कितना टैक्स लगाएंगी, जितना सूबा टैक्स लगा रहे होते हैं उससे ज़्यादा जो लिमिट है उसके ऊपर वफाकी हुकूमत टैक्स नहीं लगा सकती। बट उसके लिए भी क्या करनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल जो है वो चाहिए होंगी, ठीक है। तो ये भी रीड ओनली है, इनको याद नहीं करना, पेपर में चीज़ें नहीं आने वाली है। उसके बाद है कि जो सर्टन पब्लिक प्रॉपर्टी है उसके ऊपर एग्जाम्पशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट की मलकियत की ज़मीन है वो किसी सूबे में पड़ी हुई है तो सूबे उसके ऊपर टैक्स नहीं देंगे। अगर किसी एक सूबे की ज़मीन किसी दूसरे सूबे की ज़मीन पे है तो वो भी क्या करेंगे, उसको टैक्स नहीं दे रहे होंगे, वो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं दे रहे होते। अब रेलवे की ज़मीन पूरे मुल्क में फैली हुई है बट रेलवे टैक्स उसके ऊपर सूबों को नहीं दे रही होगी। हाँ, अगर आप बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं किसी और सूबे में, वहाँ से आप रेवेन्यू वगैरह अर्न कर रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स जो है वो क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी के ऊपर जो है हम वो कोई किसी किस्म का टैक्स पे नहीं करेंगे। एक सूबा दूसरे सूबे को अपनी ज़मीन के ऊपर टैक्स पे नहीं करेगा। अगर आप, हाँ, पंजाब है, पंजाब की गवर्नमेंट का कोई सेक्टर है, कोई कॉरपोरेशन है, वो सिंध में काम कर रही है, उसमें जो रेवेन्यू कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसके ऊपर क्या किया जाएगा, टैक्स जो है वो पे किया जा रहा होगा। उसके बाद पावर, पार्लियामेंट के पास पावर है, वो जिसको चाहे जब चाहे वो क्या कर सकते हैं, टैक्स वगैरह लगा सकते हैं। तो ये सारा रीड ओनली है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एंड पे आता है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। ये क्या है, बेसिकली ये हमें एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि ये टैक्सेस जो है वो कौन लगा सकती है, या इन इनकम के ऊपर टैक्सेस जो है वो कौन लगा सकती है, फेडरल गवर्नमेंट लगा सकती है। जैसे कस्टम ड्यूटी हो गई है, एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गई, एक्साइज ड्यूटी, ये सारा कुछ टैक्स कौन लगाएगा, फेडरल गवर्नमेंट लगाएगी। एग्रीकल्चर इनकम के अलावा जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स फेडरल गवर्नमेंट लगाएगी। कॉरपोरेशन पे, कंपनी के ऊपर टैक्स फेडरल गवर्नमेंट लगा सकती है। सेल परचेज़ के ऊपर सेल्स टैक्स फेडरल गवर्नमेंट लगा रही है। कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा रही है। मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस कंसर्न जितने भी हैं इनके ऊपर टैक्स कौन लगा सकता है, फेडरल गवर्नमेंट लगा सकती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर प्लांट वगैरह के टैक्स कौन लगाएगा, फेडरल गवर्नमेंट लगा रही होगी। जो ये टर्मिनल्स होते हैं, एयर टर्मिनल्स हो गए, रेलवे टर्मिनल्स हो गए, टैक्सेस वगैरह जो यहाँ पे ले लेते हैं फेयर वगैरह में, इसके ऊपर भी टैक्स कौन लगा रहा होगा, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो लगा रही होती है। उसके बाद है कि सूबाई हुकूमतें टैक्स कौन सा लगा सकती हैं, वो हमने देखना है कि जो सर्विसेज होती हैं उसके ऊपर टैक्स कौन लगाएगा, सूबाई हुकूमत लगा रही होंगी। प्रोफेशनल टैक्सेस हैं वो कौन लगाएगा, सूबाई हुकूमतें लगा रही होंगी। लग्जरी हाउस के ऊपर प्रोफेशनल टैक्स हो गए, प्रॉपर्टी टैक्स हो गए, टोकन टैक्स हो गए, ये सारे कौन लगा रहे होंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो लगा रही होगी। तो 3-4 नाम याद रख लें ये कि प्रोविंसेस कौन से टैक्स लगाते हैं, 3-4 नाम रख लें याद के फेडरेशन कौन से टैक्स लगाती हैं, तो आपकी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है वो भी पूरी हो जाएगी। पास्ट पेपर में 2 दफ़ा सवाल आया मेरे ख्याल से, नेम द टैक्सेस विच कैन बी
विच कैन बी एम्प्लॉयड बाय फेडरल गवर्नमेंट, विच कैन बी अप्लाइड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो तीन याद कर लें, फेडरल गवर्नमेंट कौन कौन से लगाएगी, और 3 याद कर लें प्रोविंशियल गवर्नमेंट कौन सा लगाएगी। तो आपका ये टॉपिक भी जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक ही सवाल में पूछता, 3 वो पूछ लेगा, 3 ये पूछ लेगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ये है एंड होता है। इसको याद करने के लिए सिर्फ इसके जो पास पेपर्स है ना वो कर लें, जस्ट इसके पास पेपर्स कर लें, आपके लिए इनफ है। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ करने के लिए आपको कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। ओनली पास पेपर ऑफ दिस चैप्टर आर इनफ। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करें, कोई चीज़ हमने छोड़ी नहीं है। तो कल हम वापस आएंगे हेड्स ऑफ इनकम के ऊपर, 3 रह गए हेड्स ऑफ इनकम बेसिकली वो डिस्कस करेंगे।